सोचिए, भारत में सिर्फ एक दिन में क्या क्या हो सकता है। एक सदियों पुराना कानून खत्म हो सकता है, तकनीक का एक नया दौर शुरू हो सकता है और राष्ट्रीय सुरक्षा में एक बहुत बड़ा पड़ाव भी हासिल किया जा सकता है। आज हम यही देखेंगे कि कैसे ये सारी घटनाएं जो अलग अलग लगती हैं, मिलकर एक तेजी से बदलते देश की पूरी तस्वीर बनाती हैं। तो सवाल ये है कि 1.4 अरब लोगों के देश के लिए तरक्की का एक दिन आखिर दिखता कैसा है। चलिए इसी को समझते हैं। हम देखेंगे कि भारत कैसे अपने पुराने सिस्टम्स में सुधार ला रहा है, आज की कामयाबियों का जश्न मना रहा है और आने वाले कल के लिए एक मजबूत नींव तैयार कर रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन सिस्टम्स की जिनमें सुधार हो रहा है। हम दो ऐसी व्यवस्थाओं को देखेंगे जिनकी जड़ें समाज में बहुत गहरी हैं। एक जुड़ी है शहरों में घरों से और दूसरी गांवों में रोजगार से। और ये सिर्फ कोई पॉलिसी चेंज नहीं है, ये ऐसे बुनियादी बदलाव हैं जो करोड़ों लोगों की जिंदगी पर असर डालेंगे। तो ये जो पगड़ी सिस्टम है ये कोई आज का नहीं है, 1940 के दशक से चला आ रहा है। खासकर मुंबई में महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत इसे मान्यता भी मिली हुई थी। इसने दशकों तक मुंबई के हाउसिंग मार्केट को एक शक्ल दी है, लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार ने इसे खत्म करने का ऐलान कर दिया है। मकसद क्या है? मकसद है रेंटल मार्केट को और ज्यादा मॉडर्न और ट्रांसपेरेंट बनाना। तो देखिए फर्क कितना बड़ा है। पहले एक बड़ा प्रीमियम दो और किराया नाम मात्र का। अब प्रॉपर रेंटल एग्रीमेंट्स होंगे, किराया मार्केट के हिसाब से तय होगा और जो किराएदारी के अधिकार बेचने वाला सिस्टम था वो भी खत्म। अब सब कुछ स्टैंडर्ड कानूनों के तहत होगा। तो असल में हो क्या रहा है? एक इनफॉर्मल दशकों पुराने सिस्टम से हम एक मॉडर्न स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, तो ये तो हुई शहरी आवास की बात। अब चलते हैं एक और बड़े सुधार की तरफ जिसका असर ग्रामीण भारत के लाखों लोगों पर पड़ता है। ये है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी मनरेगा में हो रहे बदलाव। तो इसमें दो बड़े बदलाव हैं। पहला तो नाम ही बदल दिया गया है, अब ये पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना कहलाएगी। और दूसरा जो ज्यादा जरूरी है वो ये कि काम के गारंटेड दिन बढ़ा दिए गए हैं। पहले 100 दिन थे, अब एक परिवार को साल में 125 दिन का काम मिलेगा। तो ये सिर्फ नाम बदलना नहीं है, ये 2005 में शुरू हुई रोजगार गारंटी का एक तरह से विस्तार है। तो हमने देखा कि कैसे पुराने सिस्टम्स में सुधार हो रहा है। अब बात करते हैं आज की, यानी उन कामयाबियों की जो इस वक्त सुर्खियां बटोर रही हैं। और ये एक बहुत बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश को अब नक्सलवाद से मुक्त घोषित कर दिया गया है। ये ऐलान तब हुआ जब बालाघाट जिले में 2 माओवादी उग्रवादियों ने सरेंडर किया। 2026 तक देश से नक्सलवाद को खत्म करने का जो नेशनल मिशन है, ये उसमें एक बहुत ही अहम और निर्णायक कदम है। जाहिर है इससे इस पूरे इलाके में स्थिरता आएगी। अब बात करते हैं नौसेना की ताकत की। विशाखापट्टनम में इंडियन नेवी ने आईएनएस विस्तार को कमीशन किया है। खास बात यह है कि ये देश का पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट है जिसे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। ये मेक इन इंडिया के लिए तो एक बड़ी कामयाबी है ही, साथ ही नेवी की अंडर वाटर कैपेबिलिटीज को भी इससे जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। अब नेवी का बेड़ा, यानी जो फ्लीट है, वो लगातार बड़ा हो रहा है। इतने सारे युद्धपोत, पनडुब्बियां, तो इन सबको याद कैसे रखा जाए? इसके लिए नेवी एक बहुत ही सिंपल लेकिन बड़ा मजेदार तरीका अपनाती है। एक जटिल फ्लीट को याद रखने के लिए एक सिंपल सिस्टम। ये देखिए कितना शानदार तरीका है। जैसे प्रोजेक्ट 75 की पनडुब्बियों के नाम हैं कलवरी, करंज, खंडेरी, वेला, वागीर, वगीश। याद रखने की ट्रिक के वीवीवी। या फिर प्रोजेक्ट 17A के जहाज जिनके नाम के आखिर में गिरी आता है, नीलगिरी, हिमगिरी। और प्रोजेक्ट 15B के नाम तो शहरों पर हैं, विशाखापट्टनम, इम्फाल। तो इससे यह पता चलता है कि कैसे छोटी छोटी मेमोरी ट्रिक से सब कुछ याद रखना कितना आसान हो जाता है। अब ये जो नंबर है स्क्रीन पर 95, पहली नज़र में तो ये एक आम सा नंबर लगता है, लेकिन असल में ये भारत के लिए पर्यावरण संरक्षण में एक नए मील के पत्थर जैसा है। तो ये नंबर 95 है क्या? राजस्थान के अलवर जिले की सिलिसेट झील को भारत की 95th रामसर साइट का दर्जा मिला है। अब इस दर्जे से होता क्या है? इससे इस वेटलैंड को इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस मिल जाती है। मतलब अब इसके संरक्षण और मैनेजमेंट पर खास ध्यान दिया जाएगा। और मजे की बात यह है कि कुछ ही दिन पहले बिहार के गोगाबील को 49th साइट बनाया गया था। तो ये दिखाता है कि भारत पर्यावरण संरक्षण को लेकर कितना कमिटेड है। तो ये तो हुई आज की उपलब्धियां। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आने वाले कल के लिए क्या तैयारी हो रही है। बात करेंगे कुछ जबरदस्त टेक्नोलॉजी की और दुनिया के मंच पर भारत के रोल की। ये जो आप देख रहे हैं ये गूगल के एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट का मकसद है। प्रोजेक्ट का नाम है सन कैचर।
और इसका लक्ष्य है अंतरिक्ष में, जी हाँ, स्पेस में डेटा सेंटर बनाना। तो ये प्रोजेक्ट है क्या? देखिए, गूगल का लक्ष्य है स्पेस में डेटा सेंटर बनाना। पावर कहाँ से आएगी? सीधे सोलर एनर्जी से। कैसे होगा? इसके लिए खास सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा। और विजन, हमारे ग्रह से बाहर एआई कंप्यूटिंग के भविष्य को पावर देना। जरा सोच कर देखिए, ऐसे डेटा सेंटर्स जो धरती के पावर ग्रिड पर डिपेंडेंट ही ना हो। टेक्नोलॉजी से आगे बढ़कर अब स्पोर्ट्स की बात करते हैं। भारत 2026 में खो-खो वर्ल्ड कप की मेजबानी करने जा रहा है। ये एक और बड़ा कदम है भारत को एक बड़े इंटरनेशनल स्पोर्टिंग हब के तौर पर स्थापित करने में। और सबसे अच्छी बात यह है कि इससे खो-खो जैसे हमारे पारंपरिक खेल को एक ग्लोबल स्टेज मिलेगा। और आखिर में बात करते हैं उन लोगों और संस्थानों की जो इन सब बदलावों के पीछे हैं, वो लीडर्स और इनोवेटर्स जिन्हें उनके काम के लिए सम्मान मिल रहा है। फाइनेंशियल वर्ल्ड की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा को एशिया पैसिफिक रीजन में बेस्ट बैंक इन इंडिया का अवार्ड मिला है। ये अवार्ड दिया है फाइनेंशियल टाइम्स के द बैंकर ने। वडोदरा के इस बैंक के लिए ये एक बड़ा सम्मान है जो इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में इसकी बेहतरीन परफॉर्मेंस को दिखाता है। 70 फीट, ये ऊंचाई किसी बिल्डिंग की नहीं है, बल्कि ये एक नई मूर्ति की है जो एक ग्लोबल स्पोर्ट्स आइकन को सेलिब्रेट कर रही है। कोलकाता में लियोनेल मेसी की 70 फुट ऊंची लोहे की मूर्ति का अनावरण हुआ है और ये अब इस अर्जेंटीनी फुटबॉल स्टार की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है। इसमें मेसी 2022 फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाते हुए दिखाए गए हैं और इसका कोलकाता में बनना, जो फुटबॉल के जुनून के लिए जाना जाता है, ये वाकई इस ग्लोबल आइकन के लिए एक जबरदस्त श्रद्धांजलि है। और अब बात गवर्नेंस की। कुछ अहम नियुक्तियां भी हुई हैं। पूर्व आईएएस अधिकारी राजकुमार गोयल को नया चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया गया है। ये नियुक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की है और ये पद इसलिए अहम है क्योंकि ये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 यानी आरटीआई की देखरेख करता है। ये वही कानून है जो सरकार में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देता है। तो जब सुधार, उपलब्धियां और नए नए इनोवेशन इतनी तेजी से हो रहे हों, तो सवाल ये उठता है कि हम तरक्की की अगली कहानी कौन सी सुना रहे होंगे। अगर इन सभी घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखें तो एक ऐसे देश की तस्वीर उभरती है जो लगातार आगे बढ़ रहा है, अपने अतीत को बदल रहा है, अपने आज को तय कर रहा है और बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने भविष्य को बना रहा है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि आगे क्या होगा, बल्कि ये है कि ये सारे बदलाव मिलकर दुनिया के मंच पर भारत की पहचान को आगे कैसे गढ़ते रहेंगे।